कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि 2025 में अचानक से काइजू अर्थ पर अटैक कर दिए। काइजू को रोकने की कोशिश की गई लेकिन कुछ हुआ नहीं। काइजू के अटैक की यह बस शुरुआत ही थी। इस खतरे को रोकने के लिए ह्यूमैनिटी ने हर नेशन से मिलकर एक एंटी काइजू डिफेंस फोर्स इरेड बना दी। हालांकि इससे भी ज्यादा कुछ सक्सेस नहीं मिला, लेकिन एक दिन एक लड़का ह्यूमैनिटी का सेवियर बना, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर तेत्सुओ है। तेत्सुओ का कोई भी फ्रेंड नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट बंदा था। घर आने के बाद तेत्सुओ को एक रोबोट दिखता है, इसका नाम स्नोमैन होता है। स्नोमैन सभी रिसर्चर से भीख मांग रहा होता है कि उसे काइजू के खिलाफ सेल्फ डिस्ट्रक्ट के लिए यूज ना किया जाए। ये जो रोबोट होता है वो तेत्सुओ के डैड ने बनाया होता है। उसके डैड का प्लान था कि रोबोट को काइजू को बीच में छोड़ के सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए, जिससे काइजू एक के ब्लास्ट में खत्म हो जाएंगे। खैर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ सिटी में अलार्म बज जाता है। काइजू यहाँ पर आगे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि तेत्सुओ इस रोबोट के पास आता है। यहाँ पर तेत्सुओ के डैड ने सोचा था कि अभी वो मस्त से स्नोमैन को टेस्ट करेंगे, लेकिन एक लड़की आके उनसे कहती है कि उनका बेटा स्नोमैन का मैनुअल कंट्रोल ले लिया है। हालांकि ये सुन के तेत्सुओ के डैड कुछ ज्यादा हैरान नहीं होते। उनको लग रहा होता है कि मैनुअल काफी ज्यादा हार्ड है तो तेत्सुओ से कभी समझ नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर तेत्सुओ सारे कंट्रोल पढ़ के समझ भी गया होता है। वो रोबोट को आगे बढ़ा रहा होता है। रोबोट तेत्सुओ से कह रहा होता है कि वो रुक जाए, उसको ऐसा चलाना रिस्की है क्योंकि वो ब्लास्ट हो सकता है। चिंता मत करो यूकियो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। हाँ, तेत्सुओ ने इसका नाम भाई यूकियो रख दिया होता है। तेत्सुओ यूकियो को उड़ा के ले जाने लगता है। ये देखने के बाद उसका बापू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे हमें सीधा दिखाया जाता है कि तेत्सुओ ने यूकियो के साथ मिलकर काइजू को खत्म कर दिया होता है। रिपोर्टर कहती है कि 9 साल के बच्चे ने एक अंडर डेवलपमेंट रोबोट के साथ काइजू को सिंगल हैंडेडली खत्म कर दिया। सारी दुनिया में ये खबर फैल गई होती है। तेत्सुओ का बापू कहता है कि वो उसका ही बेटा है जिसने ये दिमाग हिला देने वाला कारनामा कर दिया है। इसके बाद और क्या, तेत्सुओ ऐसे लगातार काइजू को खत्म करता जाता है और लोगों का सेवियर बन जाता है। आगे हम देखते हैं कि यूकियो को भी बहुत ही एडवांस बना दिया होता है, जो कि गाजर मूली की तरह सारे काइजू को काट सकता है। इसके बाद हमें सीधा 10 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर हम इरेड के इंटरगैलेक्टिक क्रूजर शिप को स्पेस में देखते हैं। यहाँ पर ये लोग अभी काइजू को पूरी तरीके से खत्म करने के अपने फाइनल मिशन पे जा रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि तेत्सुओ एक बुक पढ़ रहा होता है जिसमें किसी को फ्रेंड बनाने की टिप्स दी होती है। इसका मतलब ये है कि ये नल्ला भाई अभी तक इंट्रोवर्ट ही है, इसने अभी तक एक भी फ्रेंड नहीं बनाया। खैर शिप से अनाउंसमेंट आती है कि 40 मिनट में वो फाइनल बैटल करने वाले हैं, तो तेत्सुओ को फाइट करने के लिए रेडी होना है। तेत्सुओ यूकियो के पास जा रहा होता है। हमारे सेवियर, फाइनल बैटल के लिए मैंने स्नोमैन को एकदम टिप टॉप कर दिया है, हमको बस आपसे ही उम्मीद है हमारे सेवियर जी। करूंगा मैं अपना बेस्ट। शर्म से तेत्सुओ भाई फटाक से यहाँ से निकल के यूकियो के पास आ जाता है। यहाँ पर हम यूकियो के फाइनल फॉर्म को देखते हैं, जो कि अभी काफी ज्यादा ही बड़ा होता है। यूकियो यहाँ पर तेत्सुओ से कहता है कि क्या वो फिर से किसी से बात नहीं कर पाया। तेत्सुओ यूकियो को चुप रहने को कहता है। वो अपने मन में कहता है कि यार पैनिक ना होने की मैंने बहुत ही ज्यादा कोशिश की, वो कितने सपोर्टिव थे। क्या कह दिया मैंने, ये मैं बहुत ही ज्यादा बड़ा लूजर हूँ। यूकियो तेत्सुओ से कह रहा होता है कि वो हार न माने, कोशिश करता रहे, उसके फ्रेंड बन ही जाएंगे। खैर तेत्सुओ भाई कम से कम इतना तो खुश था कि यूकियो उसके साथ है। तभी शिप चलाने वाली कैप्टन मिस्ट का तेत्सुओ को कॉल आता है। वो बताती है कि वो जल्द ही काइजू के होर्ड के पास पहुंचने वाले हैं। इनका प्लान है कि जैसे ये काइजू के साथ भिड़ जाएंगे, तेत्सुओ और यूकियो शिप से अलग होंगे और काइजू से लड़ेंगे। फिर शिप काइजू के कोर में जाके इन्फिनाइट लेजर को फायर करेगी। वैसे इन्फिनाइट लेजर कैसे दिखती है ये इनको भी नहीं पता, क्योंकि ये लोग पहली बार उसे यूज करने वाले हैं। बस मेन दिक्कत ये है कि हमें ये पता नहीं है कि इन्फिनाइट लेजर को रीच होने में कितना टाइम लगेगा। तो तब तक क्या करना है इसके बारे में आपको पता ही है ना। हाँ जी बिल्कुल, सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए, मैं और तेत्सुओ उन काइजू को तब तक काटते रहेंगे। हम बस अभी आपके ही भरोसे है। जी मैम। हो या चिट्ट भाई, मैं फिर से हक दिया यार, मैं बस यस मैम कहना चाहता था। खैर तब यहाँ पर यूकियो को सेंस होता है कि सामने से कोई आ रहा है। हम देखते कि सामने से बहुत सारे काइजू आ रहे होते हैं। मिशन स्टार्ट हो जाता है। तेत्सुओ एस्पाडा द ड्रोन लॉन्चिंग स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है और रोबो स्लैशिंग 7 स्वॉर्ड स्टाइल से काइजू को काटने लगता है। शिप के अराउंड एक बैरियर लगा होता है, तो इनको काइजू से कोई भी खतरा नहीं होता। आगे हम देखते कि शिप यहाँ सेंटर में आ जाती है। मिस्ट इन्फिनाइट लेजर को अटैक करने का ऑर्डर दे देती है। इन्फिनाइट लेजर का अटैक लॉन्च हो जाता है, लेकिन हम देखते कि वो फुस हो जाता है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या हुआ। कि कैप्टन लेजर सिस्टम क्रैश हो गया है, इन्फिनाइट लेजर फायर नहीं हो सकता। हाँ तुम ये क्या कह रहे हो, आखिर ये कैसे हो सकता है। कारण कुछ पता नहीं है मैम, शायद से वो टूट चुका है। प्लान बी को तुरंत स्विच करो, उन दोनों को वापस आने को कहो। लेकिन तभी शिप की लाइट्स बंद हो जाती है। पूरा का पूरा सिस्टम और बैरियर जनरेटर बंद हो गया होता है। ये सुनने के बाद सभी के समझ जाती है कि अब इनके पास कोई भी डिफेंस नहीं है। काइजू आके शिप पर अटैक कर देता है। शिप ब्लास्ट हो
जाती है। ये दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे होती कि आखिर ये कैसे हो गया। यूकियो, हमें तुरंत वहाँ पर जाना होगा, एक भी पर्सन जिंदा होगा तो हमें उसे बचाना होगा। हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि तेत्सुओ और यूकियो ने मिलकर बहुत सारे काइजू को खत्म कर दिया होता है। तेत्सुओ की हालत खराब हो चुकी थी और यूकियो भी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका था, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारे काइजू होते हैं। शिप में से कोई भी नहीं बचा होता, वो सारे मर चुके होते हैं। तेत्सुओ, अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है ना? हाँ, लगता तो नहीं है। वैसे हमने अपनी पूरी कोशिश की। तेत्सुओ, अगर अभी हम वो यूज कर लेते हैं तो यहाँ पर जितने भी काइजू है वो खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हो ना, मैं अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला हूँ। हाँ यूकियो, चलो अर्थ को साथ में बचाते हैं। यूकियो पूछता है कि क्या तेत्सुओ को कोई भी रिग्रेट नहीं है कि वो कोई फ्रेंड नहीं बना पाया? तेत्सुओ को अपने पास्ट के दिनों की याद आने लगती है। हर बार जब किसी से भी वो बात करने जाता था तो वो बात नहीं कर पाता था, बस यूकियो अकेला था जिससे वो बातें कर पाया था। इसलिए तेत्सुओ कहता है कि जब तक वो यूकियो के साथ है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसका कोई फ्रेंड है या नहीं। तेत्सुओ यहाँ सेल्फ डिस्ट्रक्ट कमांड को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूकियो यहाँ पर अपने कंट्रोल्स को लॉक कर देता है। यूकियो तेत्सुओ से कहता है कि वो एक क्राइम के लिए गिल्टी है। उसका क्राइम ये है कि उसने तेत्सुओ के काइंडनेस के 10 साल ले लिए। उसकी वजह से तेत्सुओ नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाया। उसकी वजह से 10 साल तक उसे काजू से लड़ना पड़ा। यूकियो, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे साथ रह के मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। मैं तो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना पसंद करूंगा, तो प्लीज मुझे कंट्रोल वापस दे दो। तभी सिस्टम से आवाज आती है कि इमरजेंसी रूट पॉड एक्टिवेट हो गया है। यूको यहाँ तेत्सुओ को सेफली उससे अलग कर देता है। वो तेत्सुओ को मरने देता और बस अकेला ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला होता है। यूको तेत्सुओ से कहता है कि वापस जाने के बाद वो बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए और नॉर्मल जिंदगी जिए। तेत्सुओ हाँ कहता है। यूको यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। आगे हमें 10 साल बाद दिखाया जाता है। सिस्टम से आवाज आती है कि गोल्ड स्लिप बंद कर दी गई है और वो अपने डेस्टिनेशन में आ गए हैं। तेत्सुओ देखता है कि वो टोक्यो जापान में लैंड हो गया है। 8 साल से वो इसी शिप में यहाँ पर गोल्ड स्लिप में था और तारीख देखने के बाद उसे पता चलता है कि उसे अर्थ को छोड़े हुए 10 साल हो गए हैं। हालांकि गोल्ड स्लिप की वजह से तेत्सुओ जैसे दिखता था वैसे ही दिखता है। वो सोच रहा होता है कि क्या अब वो पहले जिनको थोड़ा बहुत भी जानता था उसे दोस्ती भी कर पाएगा। खैर जो भी हो, तेत्सुओ यहाँ पर पॉड से बाहर आता है, लेकिन वो हद से ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि चारों तरफ बस बर्फ ही होती है। बस जापान ही नहीं, पूरी की पूरी अर्थ ही स्नोबॉल बन गई होती है। तेत्सुओ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। उसे लग रहा था कि बस शायद से इसी जगह पे स्नो है। वो जाके देखने लगता है कि दुनिया ठीक ही है ना, लेकिन उसे देखने को मिलता है कि पूरी दुनिया ही स्नोबॉल बन चुकी है। ये देखने के बाद यकीनन वो हद से ज्यादा ही चौंक जाता है। तेत्सुओ के मन में बहुत सारे सवाल थे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। 10 साल उसके जाने के बाद अर्थ पे आखिर क्या हो गया जो अर्थ ऐसी बन गई। सिविलाइजेशन का क्या सीन है, कोई जिंदा भी है कि नहीं, ये सारे सवालों से काफी ज्यादा दिक्कत दे रहे होते हैं। अरे एक मिनट, मैंने यूकियो से वादा किया था कि अर्थ पे जाने के बाद मैं बहुत सारे फ्रेंड्स बनाऊंगा। तेत्सुओ को अपना पास्ट याद आने लगता है जहाँ सेवर बनने की वजह से वो पढ़ाई भी नहीं कर पाता था। नॉर्मल स्टडी में भी वो बाकियों से काफी ज्यादा पीछे था। हालांकि तेत्सुओ का बापू उसे कहता है कि तेत्सुओ इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही है जो वो काम कर सकता है। और पता नहीं क्यों तेत्सुओ के बापू के चेहरे को ऐसा दिखाया गया है। खैर यहाँ पर प्रेजेंट में तेत्सुओ को ऐसे शिप में बैठे बैठे 22 घंटे हो चुके थे। उसे भूख लगी होती है। पीछे से कुछ खाने को लेने के लिए तेत्सुओ उठता है। उठते समय उससे एक बटन दब जाता है जिससे यूकियो का एक रिकॉर्डेड मैसेज ऑन हो जाता है जो कि तेत्सुओ को लगा कि यूकियो बात कर रहा है। खैर लेकिन वो अगले पल समझ जाता है कि ये तो यूकियो का आखिरी समय का रिकॉर्डिंग है जहाँ उसने तेत्सुओ से कहा था कि यूकियो का सपना है कि तेत्सुओ अर्थ जाके नॉर्मल जिंदगी जिए और बहुत सारे फ्रेंड्स बना ले। तेत्सुओ खाना वगैरह खा के बाहर जाने के लिए रेडी हो जाता है। बाहर आने के बाद थोड़ा आगे चलने के बाद तेत्सुओ को एक बंदा दिखता है। तेत्सुओ बंदे से बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर इस मिनी जेसीबी में लग जाता है और तब ये बंदा नीचे गिर जाता है। आगे हमें पता चलता है कि वो बंदा तो जम के खत्म हो चुका था। तेत्सुओ इस मिनी जेसीबी को ऑन करता है जो कि चल रहा होता है। तेत्सुओ भाई अब इसके साथ ही आगे बढ़ रहा होता है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद तेत्सुओ को एक बड़ा सा हॉल दिखता है। अरे वाह, यहाँ पर एक अंडरग्राउंड है, यानी वहाँ पर गर्मी होगी, पक्का वहाँ पर लोग होंगे। तेत्सुओ नीचे चिल्लाने की आवाज देने के लिए जा रहा होता है लेकिन उसके मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकलती। वही उसके इंट्रोवर्ट पने की वजह से। क्या यार, मेरे जैसे बंदे के साथ आखिर कौन ही फ्रेंडशिप करेगा? क्या अब मैं जिंदगी भर बस अकेला ही रहूंगा? तभी हम देखते हैं कि तेत्सुओ के पीछे से एक काइजू आता है। तेत्सुओ भाई मिनी जेसीबी से भागने लगता है। वो हैरान हो जाता है कि अभी भी यहाँ पर काइजूस है। काइजू से भागते हुए तेत्सुओ एक और दूसरे बड़े से होल में गिर जाता है। यहाँ का नजारा देखने के बाद वो हैरान हो जाता है। शायद से ये कोई स्ट्रीट थी जो कि पूरी की पूरी बर्फ में जम चुकी होती है। तब ये जगह कांपने लगती है। तेत्सुओ समझ जाता है कि वो काइजू आ रहा है। तेत्सुओ जेसीबी में बैठ जाता है। सामने से काइजू आता है लेकिन तेत्सुओ यहाँ पर बिल्कुल भी डरा नहीं था। वो इस मिनी जेसीबी के साथ काइजू से भिड़ जाता है लेकिन यकीनन काइजू काफी स्ट्रॉन्ग होता है। वो तेत्सुओ को पीछे कर देता है और तेत्सुओ पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तेत्सुओ साइड में हो जाता है लेकिन काइजू फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है। तेत्सुओ मिनी जेसीबी
जेसीबी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन काइजू फिर से उसे पीछे पटक देता है। तेसुआ आगे बढ़ता है, काइजू जेसीबी के सामने वाली चीज को तोड़ देता है, लेकिन इसकी वजह से वो चीज नुकीली हो जाती है। तेसुआ फुल स्पीड में काइजू को मुंह में घुस जाता है और अंदर से जेसीबी को उसके ब्रेन में घुसा देता है, जिसकी वजह से काइजू यहाँ पर खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि 3 लोग यहाँ पर आते हैं। डेड काइजू को देख के ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं। तभी अंदर से तेसुआ आता है, जिसे देखने के बाद ये तीनों बहुत ही पैनिक हो जाते हैं। यहाँ पर तेसुआ बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है कि अभी भी ह्यूमंस हैं। ये लोग यहाँ पर तेसुआ को एक इविल स्पिरिट समझ रहे होते हैं। हालांकि ये व्हाइट हेयर वाली लड़की कहती है कि बेवकूफ हो, दिख नहीं रहा है, वो एक ह्यूमन है। तेसुआ को याद आता है कि भाई बुक के अकॉर्डिंग ह्यूमन के साथ इनकाउंटर होने के बाद उनके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए स्माइल करना है। तेसुआ भाई स्माइल करता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी होती है, जिससे इन तीनों को ही अभी तेसुआ पर शक होने लगता है। तेसुआ ने काइजू से फाइट की थी तो वो बहुत ही ज्यादा थक गया था। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। उसे 777 टिप्स मेकिंग फ्रेंड के बुक के अकॉर्डिंग तेसुआ ने 2 चीजें कर दी होती है, जैसे कि पहले किसी के साथ इंटरेक्ट करना और दूसरी चीज स्माइल करना, और अब तीसरी चीज ये है कि तेसुआ को अपनी पहचान उनको देनी है। खैर आगे हम देखते हैं कि तेसुआ यहाँ पर जाग जाता है। सामने देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखते हैं जो कि काइजू के मीट को काट रहे होते हैं। तेसुआ मन में कहता है कि मुझे उनसे दोस्ती करनी होगी, लेकिन जैसे तेसुआ आगे बढ़ता है वो देखता है कि वह उसे तो यहाँ पर बांध के रखा है। लेकिन यूक्यू के साथ बैटल करते वक्त तेसुआ ने कई बार अपने शोल्डर को मोड़ दिया था। उसका यूज करके वो अपने दोनों हाथों को सामने लाता है। थोड़ी देर बाद हमें इस लड़की को दिखाया जाता है। चाहे 2 बंदे आके लड़की को बताते हैं कि जिनको उन्होंने पकड़ के रखा था वो भाग चुका है। यह सुनने के बाद लड़की थोड़ी सी पैनिक सी हो जाती है। खैर यहाँ पर तेसुआ को पता चल गया होता है कि ह्यूमैनिटी काइजूस का यूज करके अब सर्वाइव कर रहे हैं। तेसुआ भाई इमोशनल होकर रोने लगता है। तभी एक छोटा सा लड़का तेसुआ के ऐसे रोते हुए देखता है। वो आंखें उसे यूक्यू के एक्शन फिगर से हिट करता है और स्माइल करने लगता है। तेसुआ भाई लड़के को पैट करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन भाई उसका इंट्रोवर्ट पना भाई इसका क्या ही कहना यार, खतरनाक लेवल पर है। बच्चा भाई खुद ही जंप लगा के पैट हो जाता है और जाते समय बच्चा कहता है कि भाई तेसुआ तो अजीब ही है। तभी तेसुआ देखता है कि लड़के के ऊपर का बर्फ स्लैब गिरने वाला है। तेसुआ तेजी से आके लकड़ी से इसे तोड़ देता है, जिससे बच्चे को कुछ भी नहीं होता। हालांकि ये बस एक छोटा सा बच्चा ही होता है, तो बेचारा जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से रोने ही लगता है। तभी एक ओल्ड मैन आके छोटे लड़के को गोदी में उठा लेता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे बाहर मत आया करो। शुक्रिया बच्चे, हाल ही में उनकी वाइफ मारी गई है, उनके लिए थोड़ा चीजें मुश्किल हो गई हैं। और मैंने पहले तुम्हें यहाँ पर कभी देखा नहीं, कौन हो तुम? अरे हाँ, हमने इसे मॉल में भी कभी नहीं देखा। ओए किस सेक्शन से हो तुम? पता नहीं क्यों, लेकिन जाने पहचाने लग तो रहे हो। वो बात यह है कि तेसुआ भाई कुछ बात ही नहीं कर पा रहा था, जिससे इनको उस पे शक बढ़ने लगता है। लेकिन ओल्ड मैन आके दोनों को घुसन मारता है। उसका कोई अपना कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो अपना इंट्रो नहीं दे रहा हो। मत भूलो कि उसने अभी अभी हम पे कितना एहसान किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन है और कहां से है। बच्चे, मेरा नाम है ताकीमुरा। मेरे बेटे जोजी को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तेसुआ भाई अपना हाथ आगे करने लगता है। ताकीमुरा उसका हाथ पकड़ लेते हैं। मेरा नाम तेसुआ है। फाइनली तेसुआ किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे पाया। उसका इंट्रोडक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया होता है। इन तीनों ने भी यहाँ पर देख लिया था कि तेसुआ ने क्या क्या किया। अब इनको समझ में आता है कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है। चीफ नोगी, हमें उसको ऐसे बांध के नहीं रखना चाहिए था ना। फुरुमाची, मॉल में किसी भी खतरे से डील करना यही हमारा काम है। खैर वो कौन है उसके बारे में हम आगे जान लेंगे। नोगी और बाकी सब अपने काम पर निकल रहे होते हैं, लेकिन तब यहाँ पर एक और काइजू आ जाता है। इस काइजू को देखने के बाद तेसुआ भी हैरान था। वो मन में कहता है कि इस काइजू का बोन स्ट्रक्चर मैंने जितने इंटरगैलेक्टिक काइजू का हराया है उनके जैसा नहीं है। काइजू को देख के यहाँ पर एक बंदा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो चिल्लाने लगता है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो काइजू बंदे को कुचल के खत्म कर देता है और बंदे के खून को चाटने लगता है। यहाँ पर तेसुआ सोच रहा होता है कि वो इस काइजू को कैसे हराए। अभी तो यूक्यो भी उसके साथ नहीं है और वो मिनी जेसीबी भी टूट चुका है। बेयर हैंड से काइजू को हराना ये तो नामुमकिन ही है। तेसुआ सोचने लगता है कि शायद वो इनसे पूछ सकता है कि वो काइजू को कैसे हराते हैं। सुनिए, आप लोग काइजू को कैसे हराते? बंदे की हालत देखने के बाद तेसुआ समझ जाता है कि इनके पास काइजू से लड़ने का कोई तरीका नहीं है। तेसुआ मन में कहता है कि उसे सबको यहाँ से कैसे भी करके निकालना होगा। एक बंदा डर के मारे भागने लगता है। तेसुआ चिल्ला के उसे रोकने लगता है। काइजू बंदे पे हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि नोगी आके बंदे को बचा लेती है। फुरुमाची और शिंजो इमरजेंसी फॉग मशीन को लगा देते हैं, जिससे यहाँ पर चारों तरफ धुआं हो जाता है। काइजू अब किसी को भी यहाँ पर देख नहीं पा रहा होता। नोगी चिल्ला के सभी को कहती है कि वो ऊपर की साइड चली जाए। सभी लोग ऊपर की तरफ निकलने लगते हैं।
तेसुआ और ये सभी भी निकल रहे होते हैं, लेकिन जाते समय तेसुआ काइजू को दिखता है। वो समझ जाता है कि काइजू कुछ तो करने वाला है। काउंटलेस काइजू के साथ फाइट करने की वजह से तेसुआ को ये इंस्टिंक्ट मिला होता है कि आगे काइजू जो करने वाला है उससे बहुत सारे लोग मर जाएंगे। तेसुआ मन में कह रहा होता है कि बिना यूकियो के वो अकेला क्या कर पाएगा। तेसुआ खड़े क्या हो, जल्दी से चलो। तेसुआ को याद आता है कि भाई यूकियो के बाद ताकीमुरा ही है जिससे वो फ्रेंडशिप कर पाया है। तेसुआ काइजू की तरफ भागने लगता है। वो काइजू का ध्यान अपनी ओर करने लगता है। ताकीमुरा ये सब देख के पैनिक हो जाते हैं। वो तेसुआ के पास जाने लगते हैं, लेकिन बंदे उनको रोक देते हैं। काइजू तेसुआ पे अटैक कर देता है, लेकिन तेसुआ उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लोग यहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रही होती कि तेसुआ अपने लाइफ को ऐसे रिस्क में क्यों डाल रहा है। काइजू आइस फॉल को हिट मारता है। आइस तेसुआ को हिट हो जाती है। आइस यहाँ पर इनके ऊपर भी गिरने वाली होती है। बंदे जैसे तैसे करके ताकीमुरा को साइड में करते हैं। नोगी तेसुआ को बचाने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो देखती है कि काइजू ने तेसुआ को पकड़ लिया है। यहाँ पर ये सभी ऊपर साइड में चले गए होते हैं। काइजू ने तेसुआ को जकड़ लिया होता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। नोगी सोच रहे होते हैं कि अभी वो क्या करे। तभी तेसुआ के गले पे लगे हुए चिप एक्टिव हो जाती है और हम देखते हैं कि जिस पॉड से तेसुआ अर्थ पे आया था वो यहाँ पर काइजू के हाथ पर हिट हो जाता है, जिससे तेसुआ उसके पकड़ से छूट जाता है। हमें कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। नरेटर बताता है कि पॉड को अर्थ पर आए हुए 48 आवर से भी ज्यादा टाइम हो चुका है। आधे से ज्यादा डाटा पॉड में इंस्टॉल हो चुका है। अंदर हम देखते हैं कि सिस्टम बूट हो गया है। पॉड तेसुआ की लोकेशन को देखता है और तुरंत तेजी से उसकी तरफ निकल पड़ता है और इसी तरह से वो यहाँ पर इस काइजू पे लैंड हो गया होता है। और पॉड के अंदर जो डाटा इंस्टॉल हुआ है वो किसी और का नहीं बल्कि यूक्यू का ही होता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि यूक्यू ने ऑलरेडी एक बैकअप बना के रखा था। वो जानता था कि कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि यूक्यू की डेथ की वजह से वो और तेसुआ अलग होंगे, इसलिए उसने अपने डाटा का एक बैकअप बना के रखा होता है। यूक्यू यहाँ तेसुआ को पकड़ लेता है और एक यहाँ पर तेसुआ की आवाज सुनने के बाद यूक्यू भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। काइजू अटैक करता है, लेकिन यूक्यू उसे डॉज करके स्पीड से आके काइजू को ही हिट मारता है, जिससे वो नीचे पटक जाता है। यूक्यू तेसुआ को बताता है कि ब्लास्ट होने के 1 सेकंड पहले उसने अपने आप को पॉड में ट्रांसफर कर दिया था, हालांकि उसे इंस्टॉल होने में काफी टाइम लग गया। यूक्यू के वापस आने से तेसुआ भाई खुशी के मारे रोने लगता है, यकीनन भाई क्योंकि यूक्यू उसका पहला फ्रेंड जो है। खैर काइजू यहाँ पर फिर से उठ जाता है। काइजू के हाथ की हड्डी टूट चुकी थी, लेकिन भाई वो काइजू भाई यहाँ पर हार मानने के लिए तैयार नहीं था। काइजू को इतना डैमेज मिलने के बाद भी वो जिंदा है, ये देखने के बाद ये सब यहाँ पर बहुत ही हैरान हो चुके थे। यूक्यू काइजू से कहता है कि बेटे तू गुस्से में हाँ, लेकिन तेसुआ और यूक्यू के सामने आज तक कोई भी काइजू जिंदा नहीं बच पाया है। भले इस पॉड में कोई भी अच्छा वेपन नहीं है, लेकिन तुम्हारा भी हश्र बाकियों जैसा ही होने वाला है। हाँ ये सच है क्या यूक्यू? इसमें कोई भी ढंग का वेपन नहीं है? हाँ इसमें नहीं है, ये बस एक इसके पॉड है। स्पेक्स के मामले में देखा जाए तो ये एक प्रोटोटाइप से भी लोअर का है। क्या इसके साथ हम उसे हरा पाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम दोनों साथ में है तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता। अरे वो लड़का रोबोट से कुछ कह रहा है ना। यहाँ पर इस बंदे ने तेसुआ को भाई पहचान लिया था। वो आगे जा रहा था, लेकिन नोगी उसे रोकती है। यहाँ पर काइजू अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो अपने शिकार करने वाले फॉर्म में आके बहुत ही तेजी से तेसुआ और यूक्यू पे अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों ऑलरेडी साइड में हो चुके थे। यूक्यू तेसुआ को अंदर बैठा देता है। काइजू फिर से सेम अटैक करने वाला होता है। ये सभी चिंता में आ जाते हैं कि तेसुआ ठीक तो होगा ना। और चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, वो ठीक होंगे, हमने ये पहले भी देखा है। निशिमुरा नाम के इस बंदे ने भाई तेसुआ को यहाँ पर पहचान लिया होता है। काइजू तेजी से अटैक करने के लिए आता है। तेसुआ लेजर ब्लेड को निकालता है। अभी सभी को एहसास होने लगता है कि उन्होंने ये पहले भी कभी देखा है। तेसुआ यहाँ पर डियाब्लो द पोल्वो टेक्निक से काइजू के सर को काट देता है। ये देख के सभी की सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें जहाँ अभी ये बैटल हुआ उसके लगभग 100 किलोमीटर दूर दिखाया जाता है, जो कि कुछ और नहीं टोक्यो सिटी होती है। यहाँ पर हमें उड़ते हुए आइस बॉल्स दिखते हैं। हालांकि हैरानी की ज्यादा बात ये नहीं थी। यहाँ पर हम एक ऐसे काइजू को देखते हैं जो कि ह्यूमन जैसा दिखता है। आगे हमें फिर से इनको दिखाया जाता है। ये सभी अभी मॉल में जा रहे हैं, जहाँ पर सभी सर्वाइव किए हुए ह्यूमंस है। यूक्यू भाई यहाँ पर हैरान हो जाता है कि बस 10 साल में अर्थ ऐसे स्नोबॉल कैसे बन गई। यूक्यू मैं भी जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया तो ऐसा ही हैरान हो चुका था, और तब मैं बस अकेला ही था यार। यूक्यू मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। यूक्यू तेसुआ से कहता है कि भाई वो ऐसे रोए ना। खैर तभी नोगी यहाँ पर तेसुआ के लिए पाइनएप्पल लेके आती है। आज के टाइम पे हम इसे सेलिब्रेशन के टाइम के लिए बचा के रखते हैं। पाइनएप्पल ये अभी बहुत ही ज्यादा रेयर हो चुके हैं, ये अभी बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई नोगी को पाइनएप्पल हद से ज्यादा ही पसंद है। वो पाइनएप्पल को यहाँ पर तेसुआ के लिए लाई थी, लेकिन उसे ही पाइनएप्पल खाने का मन हो रहा था। तेसुआ भी ये बात नोटिस कर लेता है। क्या मैं इसे प्लीज इसे मत खाना, मेरा मतलब है कि इसे खा लो। जब तक मैं कंट्रोल में हूँ प्लीज इसे खा लो। तेसुआ भाई इसे खाने लगता है, जो देखने के बाद नोगी
की हालत खराब हो जाती है। क्या हुआ, क्या मैं इसे बाहर निकाल दूं? नहीं नहीं, बस दर्द हुआ कि दुनिया में बचे हुए अल्ट्रा रेयर पाइनएप्पल थोड़े से कम हो गए। तेसो का भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। यूं कि वो दोनों से कहता है कि वो दोनों साथ में उसे खा ले और भाई नोगी इसके लिए फटाक से हाँ ही कह देती है। खैर ये दोनों आगे पाइनएप्पल को खा लेते हैं। आगे नोगी अपने आप को तेसो को इंट्रोड्यूस करती है और उनको बचाने के लिए थैंक्स भी कहती है। इस बार भी तेसियो बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसके बाद नोगी सीधा तेसो को बताती है कि 10 साल पहले क्या हुआ था। 10 साल पहले जापान में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से ही समंदर के बीच में सभी को एक अजीब काइजू दिखता है जो कि बाकी काइजू से अलग था। वह एक ह्यूमन जैसे दिखता था। उसके पास से आइस निकल रही थी और पीछे एक बड़ा सा आइस का गोला भी था। यकीनन इस टाइम पे तेसवा स्पेस में ही था। हालांकि इरिड ऑर्गेनाइजेशन ने काइजू से लड़ने के लिए दूसरे भी रोबोट्स बनाए थे जो कि यहाँ पर काइजू को हराने के लिए आए थे, लेकिन हम देखते हैं कि रोबोट के अंदर के ह्यूमन जमने लगते हैं। काइजू ऑर्ब्स को बाहर निकाल के चारों तरफ फैला देता है और हम देखते हैं कि ये ऑर्ब्स पूरी दुनिया में फैल जाते हैं और बस एक ही झटके में जितने भी ह्यूमन और बाकी सब कुछ था वो जम जाते हैं। उसके बाद से प्लेनेट कभी भी वार्म नहीं हुआ। ये सब कुछ 10 साल पहले हुआ था। हमारे जाने के बाद ये सब कुछ हुआ और ये सब कुछ बस एक ही काइजू ने किया। यो क्यों पूछता है कि एंटी काइजू डिफेंस फोर्स इरिड का क्या हुआ। नोगी बताती है कि फर्स्ट फ्रीज के डैमेज में उनको भयंकर डैमेज पहुंच गया। जितने भी इरिड के मेंबर्स बचे थे उन्होंने लोगों को बचाने के लिए अपना बेस्ट ट्राई किया, लेकिन स्पेस से काइजू का अटैक फिर से होने में देर नहीं हुई। वह सभी वाइप आउट नहीं हुए हैं। रूमर्स है कि एक और मॉल है जहाँ पर इरिड के सर्वाइवर्स है। ये सुनने के बाद तेसुआ और यूको को थोड़ा अच्छा लगता है। आगे थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये सभी मिशिमा मॉल में आ जाते हैं जहाँ पर जितने भी सर्वाइव किए हुए ह्यूमंस थे वो रहते हैं। नोगी बताती है कि पहले ये जगह एक जूनियर हाई स्कूल थी। यहाँ पर जितने भी ह्यूमन थे इनको न्यूज मिल जाती है कि सेवियर वापस आ गया है। ये सभी लोग यहाँ पर तेसुओ और यूको को देखने के लिए आते हैं। हालांकि इतने सारे लोगों को देखने के बाद तेसुओ थोड़ा सा पैनिक सा हो जाता है कि ये लोग यहाँ पर उसको वेलकम करने के लिए आए हैं या फिर कुछ और ही, लेकिन हम देखते हैं कि ये सभी यहाँ पर तेसुओ को वेलकम ही करते हैं। आगे नोगी बताती है कि यहाँ पर 200 लोग रहते हैं। इन सब का अपना अपना काम है, जैसे मटेरियल डेवलपमेंट, फूड क्रू, असेंबली स्क्वाड, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तेसुओ पूछता है कि नोगी क्या करती है। मैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में हूँ। तुम सोच रहे होगे कि उस काइजू लेयर में वो क्या कर रही थी, राइट? बात ऐसी कि उसे विलेज से जाना मना है, लेकिन वो हर बार चुपके से निकल ही जाती है। हम देखते कि यहाँ पर विलेज के जो एल्डर्स होते हैं वो नोगी के ऊपर भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। ऑलराइट फुरुमाची शिंजो, गाली खाने के लिए तैयार हो ना? यस मैम। तेसुओ भाई कुछ कहने के लिए चाह रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाता। नोगी उसे कहते हैं कि ओल्ड मैन बाद में उसे मिलने वाले हैं। खैर आगे हम देखते हैं कि ताकीमुरा यहाँ तेसुओ को हॉट स्प्रिंग में लेके आते हैं। अरे भाई साहब, मुझे हॉट स्प्रिंग में नहाए हुए 10 साल हो चुके हैं, अभी तो पूरे मजे के साथ नहाऊंगा यहाँ पर मैं। ये सभी हॉट स्प्रिंग का मजा ले रहे होते हैं। तब तेसुओ के मन में सवाल आता है कि भाई मॉल में आने के बाद उसे यहाँ पर कहीं भी स्नो नहीं दिखा, ऊपर से यहाँ पर हॉट स्प्रिंग भी है। ताकीमुरा को ऑलरेडी पता है कि तेसुओ को ये सवाल आया ही होगा। उसके सवाल पूछने से पहले ही वो उसे बताते हैं कि यहाँ मॉल के नीचे एक फ्लेम काइजू है। ये सुनने के बाद तेसुओ बहुत ही हैरान हो जाता है। डरने की कोई बात नहीं है तेसुओ, अब मैं तुम्हें काइजू टेमर के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। वो सुनो। हमें उस बिग फ्रीज के 11 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ताकीमुरा और जितने भी बाकी के सर्वाइवर्स बचे थे वो रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन वो जहाँ पर भी जाते थे उनको काइजू देखने को मिलता था। एक दिन इनके पास जो खाना वगैरह था वो सब कुछ खत्म हो जाता है। किसी को काइजू का मीट मिल गया था और सबने उसको खा लिया। उस काइजू के मीट की वजह से आधे लोग मारे गए। बचे हुए लकी लोग काइजू के मीट को झेल पाए। कुछ लोग थे जिन्होंने मीट को नहीं खाया था, लेकिन वो फ्रीज से मर गए। खैर ये लोग रुके नहीं, अपने रहने के लिए जगह ढूंढते रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि नोगी भी उनमें से एक थी जिसने काइजू का मीट खाया था। वो मरी नहीं थी, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। ये बंदा कह रहा होता है कि नोगी को पीछे छोड़ दिया जाए क्योंकि वो बच नहीं पाएगी, लेकिन ये नोगी के टीचर होते हैं, वो ऐसा करने से मना कर देते हैं। तब यहाँ पर सामने से एक काइजू आता है, लेकिन इससे भी बुरा ये था कि पीछे से भी एक काइजू आ जाता है। ये सभी साइड में भाग के यहाँ पर पीछे छुप जाते हैं। हम देखते हैं कि एक्चुअली में इन दोनों काइजू की यहाँ पर फाइट होने वाली होती है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि भागते हुए जल्दबाजी में टीचर ने नोगी को गलती से पीछे छोड़ दिया। ताकीमुरा नोगी को बचाने के लिए जा रहे थे, लेकिन ये सभी उनको रोक देते हैं। तब यहाँ पर नोगी को काइजू की आवाज सुनाई दे रही होती है। तुम्हें छोड़ दिया क्या है ना? तुम मरने वाली हो। अब तुम क्या सोच रही हो? तो ये तुम हो। जब से मैंने वो मीट खाया है मुझे मेरे हेड में तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। तुम पक्का मर जाओगी, वो काइजू तुम्हें खा जाएगा। तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम ह्यूमंस में जो ये इमोशंस है मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। काइजू कहता है कि ह्यूमंस के पास जो ये अलग अलग इमोशंस है उससे उसको जलन होती है। अभी उसे बढ़िया लग रहा होता है कि नोगी को बाकी ह्यूमंस पे हेटरेट हो रहा होगा क्योंकि उन्होंने उसे यहाँ पर ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन नोगी कहती है कि उसे
उन पे कोई भी हेट नहीं है, बल्कि वो तो उनसे प्यार करती है। ये बात काइजू कुछ समझ नहीं पाता। नोगी बताती है कि मिस्टर एंड मिसेस ताकीमुरा बच्चों के साथ हमेशा फूड शेयर करते हैं। उसके टीचर बहुत ही ज्यादा डरपोक है, लेकिन वो उनकी हमेशा देखभाल करते हैं और जब कोई भी मर जाता है तो मिस्टर काशिको फूट फूट के रोते हैं, इसलिए वो उन सभी से प्यार करती है। नोगी उठ जाती है और वो कहती है कि वो उन सबको बचाएगी, वो उनकी प्रोटेक्टर बनेगी, ह्यूमंस जरूर जीतेंगे। ये वाला काइजू नोगी पे अटैक करने के लिए आता है, लेकिन बर्ड वाला काइजू उसे पीछे पटक देता है। हम देखते हैं कि ये बर्ड वाला काइजू इवॉल्व होके एक फायर बर्ड काइजू बन जाता है और यही वो काइजू था जो नोगी से बात कर रहा था। ह्यूमंस, मैं तुम्हें अभी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुका हूँ। हम देखते कि यहाँ पर नोगी के पास भी फायर पावर्स आ गई होती है। वो काइजू से कनेक्ट हो गई थी, उसने इस काइजू को टेम कर दिया होता है। ओ नोगी, तुम में और ह्यूमंस में मुझे दिलचस्पी आ चुकी है। ऐसा नई पावर से मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूंगा, बदले में तुम मुझे नॉलेज देना। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि तेसुआ इस काइजू के पास आ गया होता है। तो पार्ट 1 में बस इतना ही था। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं। वीडियो को हाइप करना, लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारा गाइस।